नमस्कार। आज के इस साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में जुड़े हुए सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दूसरा व्याख्यान जिसके मुख्य वक्ता और हमारे गुरुजी डॉक्टर कामाख्या कुमार जी हैं, जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के निदेशक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस फैकल्टी, उसके निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि सर आज के मुख्य वक्ता जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। निदेशक महोदय। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर विनय पाठक जी का, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण यह व्याख्यान संचालित हो रहा है और जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर कामाख्या कुमार जी का, जो कि हरिद्वार से आए हैं और विभागाध्यक्ष हैं योग विज्ञान विभाग के, जिन्होंने इस व्याख्यान में अपनी बात रखने के लिए हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया है। और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रामकिशोर जी का, जिनके अथक प्रयास से और जिनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण हम लोग इस आइडिया पे पहुंचे हैं कि योग को हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, और उसके लिए उन्होंने यह एक सराहनीय प्रयास किया है, जो कि आज दूसरे व्याख्यान के रूप में हम लोग संचालित कर रहे हैं। आगे हम आग्रह करेंगे डॉक्टर रामकिशोर जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का विषय है लाइफ मैनेजमेंट थ्रू योग, योग के द्वारा जीवन प्रबंधन। हमारे जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं और विभिन्न पहलुओं को योग के द्वारा कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे योग उपयोगी हो सकता है, इसी विषय पे सर का वक्तव्य होगा। और ये 1:08 हुआ है। सर से हम निवेदन करेंगे कि इसको 1:50 तक के अपने व्याख्यान के द्वारा अपने मार्गदर्शन को देने की कृपा करेंगे, और लास्ट में जो 10 मिनट है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखेंगे। तो जो हमारे श्रोतागण विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरी में लिख सकते हैं, और लास्ट में आप पूछ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में हमारे ढेर सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर वक्तव्य के बीच में ही वो सॉल्व भी हो जाती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे और उसका उत्तर व्याख्यान में ना मिल पाए, उसके लिए अंतिम में आप उसके क्वेश्चंस को पूछ सकेंगे, अपना हैंड को रेज कर सकेंगे, तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा। उसके पहले सर के व्याख्यान के समय में सभी लोग अपने आप को पूरी तरह से म्यूट रखेंगे, ताकि आवाज को स्पष्टता के साथ हम लोग सुन सकें। अब हम डॉक्टर कामाख्या कुमार सर से निवेदन करेंगे कि सर अपने व्याख्यान के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सर। धन्यवाद रामकिशोर जी। सभी से निवेदन है, यदि संभव हो तो हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय पाठक जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर दिग्विजय शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम किशोर जी, सभी प्रतिभागी जन, सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। और मैं समझता हूं कि राम किशोर जी ने कहा कि आप 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए, मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, बोलने का क्रम कम ही रखेंगे और आंसर क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो ज्यादा रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पास में यदि क्वेश्चंस पहले से आने लगते हैं, रेज होने लगते हैं, तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा अपनी बात को। और यदि सुनने वाले सारे परमहंस हैं तो मैं फिर अपनी बात को जारी रखूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब इजाजत है, मैं शुरू करूं अपनी बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ मैनेजमेंट की, जीवन प्रबंधन की, और उसमें भी विशेष रूप से हम इस पूरे सेगमेंट में क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जीवन क्या है, फिर प्रबंधन क्या है, और योग को, ये योग इन चीजों को किस तरह देखता है, फिर जीवन प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है। इन 4 सेगमेंट में हमने अपने इस वक्तव्य को बांधा है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, जब हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीवन के कई सारे पहलू हैं। हम दिन ब दिन जो दिनचर्या जीते हैं उसमें सबसे पहली बात होती है दिनचर्या प्रबंधन। दूसरा होता है हमारा स्वास्थ्य, विनय से बोल देना फोटो, इसलिए स्वास्थ्य प्रबंधन। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहे। तीसरा होता है तनाव, जो हर के जीवन में होता ही है, कम या ज्यादा। और चौथा होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को और दिनचर्या प्रबंधन को आप एक समग्रता एक साथ में ले सकते हैं, ताकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सेवा, इन सब से जुड़ा हुआ हमारा ये जीवन है। तो यदि हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये जीवन प्रबंधन या लाइफ मैनेजमेंट जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने, और उसमें हालांकि मनुष्य हैं तो गलतियां तो करेंगे, तो उन गलतियों से शिक्षा लेते हुए भविष्य के लिए नए और सकारात्मक कदम उठाने का जो एक मनोयोग है, जो मनोभाव है, वो योग के माध्यम से संभव है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि तमाम लोग जिंदगी को जीते हैं, लेकिन कई लोग बहुत ही, आप देखेंगे कि तमाम विपत्तियां होते हुए भी, संकट होते हुए भी, उनके जीवन में संघर्ष होते हुए भी वो मुस्कुराते हुए रहते हैं, लोगों से हंसते खिलखिलाते हुए मिलते हैं। और कुछ लोग के जीवन में सब कुछ है, लग्जरियस लाइफ की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऑलवेज दुखी, निराश, परेशान से रहते हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है उसको समझते हुए और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो फिर जिंदगी को कैसे शानदार तरीके से जीना है, उसमें हमारी योग की क्या भूमिका होती है, उस पे योग सचमुच फायदेमंद है भी कि नहीं है। अब हमसे लोग सवाल उठा देंगे कि क्या योग ही सब कुछ कर देता है, योग से सब कुछ संभव है। सवाल जेन्युइन है और इस चर्चा में उस सवाल का भी जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। बेसिकली समस्या तब होती है जब हम योग को आसन प्राणायाम तक सीमित कर देते हैं। आसन प्राणायाम
से हर समस्या का समाधान तो संभव नहीं है। हाँ, यदि हम स्वास्थ्य हमारा कमजोर है और यदि स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो आसन प्राणायाम है, सत्कर्म है। जब मानसिक तनाव के प्रबंधन की बात हो तो ध्यान है, योग निद्रा है, धारणा है। लेकिन लाइफ इतने तक सीमित नहीं है। लाइफ में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सबसे पहले हम यदि भगवान बुद्ध को सुने तो उन्होंने क्या कहा? सर्वम दुखम, इस जीवन में दुख ही दुख है। अब यदि हम इस सिद्धांत को उठा लें तो हमें लगेगा जीवन में तो दुख ही दुख है, तो फिर इस जीवन को जिया भी जाए कि इसको घसीटा जाए कि इसको त्याग ही दिया जाए, सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी भी तो उनके 4 आर्य सत्य उन्होंने कहे। जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, और दुख के कारण के साथ साथ उसका निवारण भी, उपाय भी है। और उपाय कौन कौन से हैं? वो अष्टांगिक मार्ग है। यदि अष्टांगिक मार्ग को लें तो वो है क्या? वो बेसिकली योग है। उन्होंने कहा सम्यक वाद, सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन, सम्यक शयन, सब कुछ में समता। और योग क्या कहता है? योग कहता है समत्वम योग उच्यते, योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये समता आ गई ना हर समस्या के समाधान में। जीवन में हानि भी है, लाभ भी है, यश भी है, अपयश भी है, सुख भी है और दुख भी है। ऐसे में यदि एक मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति इन चीजों को देखेगा तो वो घबराएगा नहीं, न खुशी आने पे बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाएगा और न दुख आने पे बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाएगा। तो जो योग को अभ्यास, सही मायने में अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो दोनों में संतुलन बिठाएंगे। तो जो जीवन को देखने का वो तरीका कि सब जगह दुख ही दुख है, तो फिर जीवन क्या हो जाता है? निराशाजनक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है, स्ट्रगल है। तो एक बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है इंग्लिश में, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। आप ये मान के चलें कि आपने कोई लक्ष्य रखा, उसे पा लिया, उसको पाने में संघर्ष करना पड़ता है। बगैर संघर्ष के आप उस तक नहीं पहुंच सकते। आपने चींटी की कहानी सुनी होगी कि 17 बार उसने दीवार पे चढ़ने का प्रयास किया, 18वें बार में उसने दीवार को पूरा क्रॉस कर लिया। एक छोटी चींटी जब संघर्ष करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करते हैं। लेकिन उस संघर्ष को ये मान लेना कि हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और सक्सेस है ही नहीं, तो फिर ये लोकोक्ति आपको याद रखनी चाहिए, सक्सेस इज ए जर्नी। आपने एक चीज पा ली, फिर वहां से आगे, फिर वहां से आगे। यदि आपने संघर्ष करना छोड़ दिया तो आपके जीवन के अंत की शुरुआत हो गई, ये मान के चलिए। तो इसलिए गाना सुना होगा, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। क्या है वो लाइफ की फिलॉसफी है। जीवन को जीने का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने तरीका बताया है। पुराने फिल्मी गानों में संदेश हुआ करता था, अब तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। एनीवे, हम फिल्मी गानों पे नहीं जाते हैं, लेकिन उससे निकलने वाले उस एसेंस को जरूर, जीवन चलने का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम नहीं है। संघर्ष से लाइफ में सक्सेस लाने का नाम। आपने वो फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। डीन साहब कहते हैं लाइफ इज ए रेस। तो बेसिकली वो रेस क्या है? वो रैट रेस नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। रैट रेस मतलब होता है केवल भोजन के लिए दौड़ना, ब्रेड एंड बटर के लिए दौड़ना। एक रैट का मतलब जानवर। एक जानवर भी भोजन, शयन,
थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर लेता है। मनुष्य के अंदर विशेषता क्या है? मनुष्य के अंदर विशेषता है कि वो आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। इसलिए एक बहुत अच्छी कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है, निर्झर बहता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना है। यदि आपने चलना छोड़ दिया तो आपकी लाइफ की समाप्ति हो जाएगी, जीवन वहीं पे एंड हो जाएगा, ये मान के चलना चाहिए। इसलिए जन्म से मृत्यु तक की कालावधि को हम जीवन कहते हैं, और उस जीवन को चैतन्यता के साथ चेष्टा युक्त तरीके से ऑलवेज चेष्टा करना चाहिए। तो काग चेष्टा सुना, ऑलवेज कंकर डाल डाल के उसने तल्ले में से पानी बाहर निकाल लिया और अपने आप को उसने संतुष्ट किया। कई लोगों को प्रेरणा दी, आज तक हम उनको किताबों में पढ़ते हैं और बात में वो कहानियों में प्रेरणा के रूप में हमारे सामने आ जाता है। चेष्टा युक्त जीवन और चैतन्य जीवन, चैतन्य महाप्रभु का जीवन भी मान सकते हैं। चैतन्य से मतलब है जैसे एक व्यक्ति होता है जिसको आंखें तरेड़ दो तो वो पूछने लगता है क्यों आंख तरेड़ी भाई। और एक ऐसा भी होता है उनको गालियां दे दो, थप्पड़ भी मार दो, तब भी वो सोचता है यार चुपचाप निकल, किसी ने देखा तो नहीं। तो चैतन्यता कहां से आती है? चैतन्यता के मूल में योग है। जो इंसाइटफुल लोग होंगे, जो अंतर्दृष्टि से भरे हुए लोग होंगे, उनको ये समझ में आता है कि कब कितना रिएक्ट करना है। लाइफ मैनेजमेंट इसी का नाम है, जीवन प्रबंधन उसी का नाम है कि सामने वाले के साथ रिएक्शन कितना देना है, किस समय में कितना रिएक्ट करना है। लाइफ यदि 4 लेटर्स से बना है, LIFE, और उसको यदि हम समझना चाहें, L फॉर लॉन्गिटिविटी, I फॉर इंसाइट, F फॉर फियरलेस और E फॉर इफेक्टिव। तो जीवन कैसा हो? लंबा हो। लंबा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हालांकि कई सारे लंबे जीने वाले कुछ खास नहीं कर पाते, कम आयु वाले भी बहुत कुछ करके चले जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का जीवन ले लें, सुभाष चंद्र बोस का जीवन ले लें, कम दिन जिए लेकिन प्रभावशाली तरीके से जिए। दूसरा है इंसाइट, I फॉर इंसाइट, अंतर्दृष्टि, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। विवेकपूर्ण, कब कितना कैसे रिएक्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरी की पूरी ताकत एक जगह पे झोंक दें। रेस में जब दौड़ते हैं, जो अच्छे रेसर होते हैं वो पहले से एनर्जी खर्च नहीं करते, वो पहले से धीरे धीरे चलते रहते हैं, बाकियों के पीछे पीछे पहले अपने आप को रफ्तार में लाते हैं, और फिर जब लक्ष्य नजदीक होता है तब गियर बदलते हैं और रेस को जीत लेते हैं। तो अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए जिंदगी को जीना इंसाइटफुल लाइफ कहलाता है। लाइफ का जो I अक्षर है उसका अर्थ है इंसाइटफुल, अंतर्दृष्टि से भरा हुआ, और F है फियरलेस। कई लोग डर में जिंदगी गुजार देते हैं, पर डरपोक की जिंदगी कोई जिंदगी होती है? तो जीवन का मतलब है डर से हटा हुआ और इफेक्टिव। कई सारे लोग होते हैं प्रभावशाली जीवन जीते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो आज के दिन का अनुभव ही जीवन होता है। हमारे जीवन के 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक है फिजिकल बॉडी जिसमें मेटेरियलिज्म है, और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी जिसमें योग है, अपने अंतरात्मा की आवाज है।
अब हमें ये मैं नहीं कह रहा कि कौन सा वाला मेटेरियलिज्म वाला जीवन खराब है या स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा जीवन चुनना है। योग के माध्यम से आप अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी जी सकते हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट दुनिया भर में अच्छा पैसा कमा रहे हैं योग के माध्यम से, और खूब लग्जरी है उनके जीवन में। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में उपयोगी जितना है केवल उतना भर लेते हैं समाज से, और बाकी अपने इनर सेल्फ को, अंतरात्मा को संतुष्ट करने में, जिससे सेटिस्फैक्शन हो, इनर सेटिस्फैक्शन हो, ऐसे कार्यों में अपने आप को, सेवा कार्यों में लगाते हैं। तो जो मेटेरियलिज्म सेंटर्ड जीवन होता है उसमें हम सेंसुअल प्लीजर के लिए भागते हैं, और जो स्पिरिचुअलिज्म से भरा हुआ जीवन होता है उसमें हम अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। प्रबंधन आपको इन दोनों ही क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है, और खास करके यदि आपने योग का इस्तेमाल किया है तो। अब यदि हम उस प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन का अर्थ होता है संचालन, द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। सबसे उसमें भी और ऐड कर लीजिए स्किल इन मैनेजिंग, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी एंड कंक्लूडिंग टू द ग्रेट मैनेजमेंट। जैसे अब आज के जमाने में यदि हम कॉर्पोरेट जगत में जाएं तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है, वहां प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। आप चाहे जैसे भी करो, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आप जो हमारे इस पैनल में जुड़े हुए सभी छात्र हैं, आप खूब बढ़िया पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कम पढ़ते हैं और रिजल्ट अच्छा ले आते हैं। फिर रिजल्ट के बाद जो लोग, बाकी लोगों का रिएक्शन होता है, आपसे ही पूछते हैं तुम तो पढ़ते थे यार, रिजल्ट कितना आया? जी 65%। तुमसे तो अच्छा वही था, वो तो 75% लेके आया। तो ये, इसको क्या कहते हैं, इसे प्रबंधन में कमी कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना। प्रबंधन का अर्थ होता है आयोजन, संगठन, निर्माण, नियंत्रण। प्रबंधन की कमी क्या करती है? प्रबंधन की कमी हमें फेलियर की तरफ ले जाती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में लें या जॉब के क्षेत्र में लें या इवन परिवार प्रबंधन की भी बात करें। प्रबंधन के अंतर्गत ये सबसे बड़ा स्किल है, परिवार प्रबंधन, फैमिली मैनेजमेंट। आपके घर में आपसे सब कोई खुश रहता है कि नहीं रहता है? यदि रहता है तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर है जिससे आप सबको खुश करने की कला जानते हैं, और वही कला परिवार प्रबंधन की कला कहलाती है। कई लोग खूब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, बढ़िया कमाते हैं, घर में कोई संतुष्टि नहीं होता, क्योंकि जो आय है उस इकोनॉमिकल मैनेजमेंट में वो थोड़े से अच्छे सक्सेसफुल नहीं है। उस आय को कब, कहाँ, कितना खर्च करना है जिससे हम भी संतुष्ट रहे, पत्नी भी संतुष्ट रहे, बच्चे भी संतुष्ट रहे। क्योंकि पैसे की जितनी भी इनकम हो, जितना भी आपका अर्निंग हो, लेकिन उसका यदि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप दुखी रहेंगे। तो ये इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, ये सब लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है जो
एक गोल को यदि हम लेके चलें, एक लक्ष्य को यदि हम लेके चलें, तो उसे हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मैनेजर कौन सा होता है? सबसे अच्छा मैनेजमेंट का व्यक्ति कौन कहलाता है? जो फैमिली और जॉब, जो भी जॉब हो आपका, आप कहीं कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो सारा जॉब के अंतर्गत ही आता है। तो उस जॉब और फैमिली के अंतर्गत यदि आप प्रबंधन कर पा रहे हैं, तो यही आपके जीवन प्रबंधन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप कहेंगे कि भाई इसमें आपके योग की क्या भूमिका है? लाइफ मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन, पर्सनालिटी मैनेजमेंट। अपने आप को पहले यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं, अब जनरली क्या होता है, हमारे समाज से या परिवार से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा सामने वाला व्यवहार करे, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारे साथ में रिएक्शन आए। चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ में, या कहीं आप पढ़ा रहे हैं तो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में, हम तो मजाक करें, सामने वाला मजाक ना करे, वो बुरा लग जाता है। तो यदि आप दूसरे के मजाक को झेलने की क्षमता नहीं रखते तो फिर मजाक ना करो। यही प्रबंधन है कि हमारा खुद का सेल्फ का जो इनर सेल्फ है वो क्या चाहता है। यदि दूसरे को सताते हुए आपको मजा आता है तो दूसरा भी आपको सताएगा, तब क्यों दुख होता है। यदि आप दोनों ही स्थिति में संभाव रख सकते हैं तो फिर ये आपका मैनेजरियल स्किल है कि आप दोनों में ही आनंद लें। सेल्फ के अंतर्गत ये तो मैंने एक उदाहरण सा दिया। सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत वो सभी चीजें आती हैं जिसमें कि हम जो पहले बात कर रहे थे, हानि लाभ यश अपयश सुख दुख, सब में समभाव यदि अपना सकें तो ये है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरे पोजीशन पे आता है फैमिली मैनेजमेंट। यदि अपने आप का प्रबंधन कर लिया तो फिर आप अपने परिवार का भी प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। फिर अपने तीसरे नंबर पे आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप देखिए हम ज्यादातर अपने रिश्तेदारों से दुखी ही रहते हैं। या तो रिश्तेदार हमसे दुखी रहते हैं, क्यों? कोई वजह है क्या? हमने उनका कुछ लिया है या उन्होंने हमारा कुछ लिया है? कुछ ही नहीं। मैं उनके शादी में गया था, उनने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। हमसे वो उस दिन मिले थे और उनने जो है देख के स्माइल दी और चल दिए, रुके ही नहीं। अरे लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको वो कितना अपना समझते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो हमारे अपने आप ही, हम जहां जिस काम में लगे हैं, जिस व्यस्तता में लगे हैं, इनके ऊपर भी पूरा भरोसा है, ये हमारे से कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आपको थोड़ा उस समय में हल्के में स्माइल दिया, लेकिन आपके दुख में वो शरीक होते ही नहीं होते। तो रिश्तेदारी तो असली रिश्तेदारी वही है। अब आप छोटी छोटी बात पे मुंह फुला के बैठे रहो, जो अक्सर करते हैं, तो रिश्तेदार तो टूटते चले जाएंगे ना। फिर ये सोचना कि हमने तो उनके साथ अच्छे से रिएक्ट किया, उन्होंने हमसे हमारे साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, ये सोचते सोचते आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। और ये अकेलापन सबसे ज्यादा दुख देता है। आपको उनकी याद भी आती है और उनसे बात भी नहीं करनी है। ऐसे कैसे होगा? तो ये जो रिलेशनशिप का मैनेजमेंट है वो आपको एक स्किल के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। कब कितना कैसे रिएक्ट करना। आपने पता पड़ा कि उनकी शादी में बहुत सारा खर्च कर दिया और हमारी बेटी की शादी में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो अब एक्सपेक्टेशन लेके बैठेंगे तो फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट संभव नहीं है। यहीं पे वो जो योग है, जो आपका समता भाव है, वो आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके बाद है इकोनॉमी मैनेजमेंट।
ऑफिस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कई सारे पहलू हैं लाइफ मैनेजमेंट के, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। तनाव जीवन में सबके होता है, और नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तनाव दो तरह के होते हैं, सबको पता है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस वो समस्या है, या कहिए कि ऐसा तनाव है जिससे आप आराम से रूबरू होते हैं, रोज होते हैं, और उसको टाल भी देते हैं, और यदि वो ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है, निराशा से भरा हुआ हो जाता है, आदमी प्रयास ही नहीं करेगा फिर तो। डिस्ट्रेस वो तनाव है जिसको नेगेटिव स्ट्रेस कह सकते हैं, कि ये हमें भागने की प्रेरणा देता है, भाग जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप समस्याओं से लड़ने की क्षमता खो देते हैं, तब वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर आप भागने लगते हैं, फिर ये नहीं देखते हैं कि कहाँ भाग रहे हैं, पैर हमारा गड्ढे में पड़ रहा है, कि कांटे के ऊपर पड़ रहा है, कि पत्थर से टकराएंगे, कि मुंह टूटेगा, कि हाथ टूटेगा। ये समस्या आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। तो तनाव का प्रबंधन कैसे करें, योग बहुत अच्छा बताता है। जब आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में एक तो तनाव आता कम है, और आता है तो उसका प्रबंधन भी बेहतर हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक शिकारी है, सुबह सुबह बढ़िया अपना टोपी चश्मा लगा करके, जूता पहन के, पीछे राइफल टांगा, मुंह में सिगार लिए हुए टहलता हुआ निकला, जंगल को पहुंचा। उसे शिकार करना है, और उसे एक शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि भाई ये तो नजदीक में ही है, बहुत नजदीक है। वो आए बाएं देखा, आजू बाजू देखता है, तब तक दूसरे किसी शिकारी ने वहां गड्ढा खोद रखा था हाथी फंसाने के लिए, उसमें पैर उसका फिसल गया, और फिसलते फिसलते लेकिन ये हुआ अच्छी बात कि उसके हाथ में एक डाल आ गई। अब वो डाल आ गई तो उसमें लटक गया। अब क्या देखता है, वो जो आवाज आ रही थी उस गड्ढे से आ रही थी, शेर बेचारा नीचे ही बैठा हुआ है। थोड़ी देर में देखता है कि कुछ खुरखुर खुरखुर आवाज आ रही है। जिस डाल में लटका था उस डाल को दो मोटे चूहे कुतर रहे थे। कहानी इंटरेस्टिंग है ना। तो अब ये क्या हो गया, अब ये है कि डाल आज न कल टूटेगी, आज न कल से मतलब कल नहीं, थोड़ी देर में, और नीचे वो भूखा शेर बैठा है, और हाथ से बंदूक तो पहले गिर गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने प्रयास जारी रखा। उसने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जंगल से कुछ लोग, हालांकि वो तो सुनसान वाला इलाका था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज जो है कहीं किसी जो आदिवासी लोग होते हैं उन तक पहुंच गई। तो वो आ गए उसको निकालने के लिए। लेकिन इस बीच उसने क्या किया, इस समय का प्रबंधन कहिए या उसका खुद का अपने नर्व्स के ऊपर इतना कंट्रोल था, उसने देखा जिस पेड़ में लटका था उसमें मीठे मीठे बेर लगे थे, तो वो आराम से बेर खाने लगा। तब जब वो लोग आए उनको निकाला तो पूछा, भाई तू ऐसे कंडीशन में बेर खाने का तुम्हें सूझा कैसे? बोला, मरना तो निश्चित है। ये जो समय हमारे पास बचा है, इस समय में यदि हम मीठे मीठे बेर खा सकते हैं तो क्यों ना खाएं। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में बेस्ट कैसे निकाला जाए, ये स्किल जो है वो एक मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित जो व्यक्ति होगा वही कर सकता है, जिसका कि तनाव की स्थिति में भी हंसने मुस्कुराने का मन करे, मजाक करने का मन करे। बहुत ज्यादा तनाव है फिर भी वो
हंसते हुए उस समस्या से निकलने का प्रयास करें। और प्रयास क्या करें, ऐसे लोग निकल भी आते हैं, बहुत आसानी से निकल आते हैं। और यही स्किल जो है वो योग के माध्यम से, योग को जो नहीं कि आसन प्राणायाम करता ही हो, योग उसके जीवन में उतरा हुआ है, योग उसके व्यवहार में उतरा हुआ है। तो जो योग को व्यवहारिक रूप से जीने लग जाता है, उसके जीवन में दुख नहीं आता, तनाव नहीं आता, उसका ये प्रबंधन ऑलवेज काम आता है। तो बेसिकली योग को क्या कहते हैं, योग एक जीवन जीने की कला है। वैसे तो आप सब लोग योग से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें कहते हैं कि योग के बारे में भगवत गीता ने कहा है योग कर्म सु कौशलम, महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्तियां तो ही हैं। जैसे आप जीवन शुरुआत करते हैं, तो जैसे तालाब में एक ढेला फेंकिए, कंकर उठा के फेंका, और वो तालाब जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो सर्किल्स, तरंगे बनती ही रहेंगी समाप्त होने तक। उसी तरह जब जीवन शुरुआत होती है तभी से तनाव की शुरुआत हो जाती है, और वो अनवरत चलता रहता है जब तक कि जीवन समाप्त न हो जाए। पर उस चित्त वृत्ति को समाप्त कर देना ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, उनको टाल देना ही योग है। और वही स्किल डेवलप कर लेना वे ऑफ राइट लिविंग है, वही लाइफ मैनेजमेंट है। तो यदि इन सब बातों को हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखना चाहें, तो ऐसे कई सारे लोग हुए हैं दुनिया में जिन्होंने योग के ऊपर रिसर्चेज की। आप सब लोग योग से मास्टर्स डिग्री से या ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपने कई सारे रिसर्च पेपर देखे होंगे, शोध पत्र नहीं देखे होंगे तो आप जाइए गूगल पे सर्च करिए और देखिए कि योग के क्षेत्र में कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। आदमी को सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, जब उसको लगता है कि यार काम तो बहुत कुछ करना था, जीवन ये छोटा पड़ रहा है, जीवन कम पड़ गया, क्यों? बुढ़ापा आ गया। योग के माध्यम से आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं, बुढ़ापे को रोक सकते हैं। इस ऊपर एक रिसर्च हुआ है, एक नहीं कई रिसर्च हुए हैं, जिसमें से एक हमारे सामने है। इसमें सिल्वर योगा एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग करके एक M.K. चेन और H.H. वांग नाम से दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने योग की टेक्निक अपना करके और एजिंग प्रोसेस को स्लो होते हुए देखा है। हालांकि एक रिसर्च पेपर हमारा भी है, आप कभी मौका मिले तो जरूर सर्च करिएगा। मैनेजिंग द डेट्रीमेंटल फैक्ट्स ऑफ योगा, उसमें योग के माध्यम से डेट्रीमेंटल प्रोसेस ऑफ एजिंग को कैसे स्लो किया जा सकता है। हमने इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में पिछले साल लगभग 2019 या 18 या 19 में इसको पब्लिश किया था। इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में आप देख सकते हैं कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को योग के माध्यम से स्लो कर सकते हैं। जीवन का प्रबंधन एक बहुत बड़ा पहलू है ये, जिसमें आप यदि बुढ़ापे को रोक सकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उसी तरह से कुछ और लाइफ से रिलेटेड वर्क्स हैं। अब हम इसके नेगेटिव पहलू पे लेके चलते हैं। जीवन में पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से मरने वाले कितने लोग हैं? यदि वर्ष 2013 का डाटा ले लें तो अमेरिका में 6,11,000 लोग केवल हार्ट अटैक से मरे।
5,84,000 लोग कैंसर से मरे। ये जो लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज में 1,49,000 लोग इससे मरे। एक्सीडेंट से 1,30,000 लोग मरे। तो इन सब में यदि उनके बैकग्राउंड को देखा गया तो देखा गया कि इन्होंने जिंदगी को गलत तरीके से जिया। क्या किया? एडिक्शन किया। किसी ने तंबाकू खाया, किसी ने अल्कोहल लिया, किसी ने माइक्रोबियल एजेंट्स लिए, है ना, और किसी ने आहार विहार ठीक से नहीं लिया। ये सब लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ये देखा गया कि लगभग 80% जो डेथ हैं वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हैं, जिंदगी को गलत तरीके से जीने की वजह से हैं। हमारे जिंदगी को तो सुनिए कितनी बढ़िया बातें बीमार करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? एक फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, इसकी आवाज से कि हमारे बाप दादा, नाना नानी, किसी कहीं पे जो है कोई बीमार थे तो वो हमारे हेरिडिटी के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर आ सकता है। तो एक फैक्टर है वो, और उससे मरने वालों की संख्या है 20%। और यदि लाइफस्टाइल से रिलेटेड संबंधित जो रोग हैं वो क्या है? वो 80%। तो सबसे बेकार चीज क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अकर्मण्य जीवन शैली। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तेज तर्रार इफेक्टिव जिंदगी जीनी चाहिए, जिसको हमने चैतन्यता से भरा हुआ जीवन का। अकर्मण्य जीवन शैली से उपजने वाले ज्यादातर लोग, चाहे वो आप डायबिटीज ले लो, ओबेसिटी ले लो, हार्ट डिजीज ले लो, सादा कागज, आर्थराइटिस ले लो, लंग्स डिसऑर्डर्स ले लीजिए, ये सारे के सारे जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उसमें ये सब के सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अकर्मण्य जीवन शैली की वजह से। जीवन प्रबंधन यही सिखाता है कि हम अकर्मण्य जीवन शैली न जिएं। हमें जीवन में योग को अपनाते हुए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो योग करते हैं, फिर भी आपके योगा में कुछ खास नहीं होता। क्या नहीं होता? मैं तो कितने तरीके का योग कर लिया, हमने टीवी पे देखा था, और हम तो फलाने आश्रम में भी गए, वहां भी सब करके देख लिया, योग से कुछ नहीं होता। योग को सही तरीके से करने से होता है। तमाम दुनिया भर में रिसर्चेज हो रहे हैं, वो सब झूठ की बुनियाद पे नहीं रखे गए। या जितने भी योग करने वाले व्यक्ति हैं जो आपको योग करा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य देख लो, वो तो स्वस्थ है ना। तो क्यों है? क्योंकि वो नियमित दिनचर्या जीते हैं। वो रोज एक टाइम पे उठते हैं, एक ही टाइम पे सोते हैं। यदि आपने सोना, जगना, खाना, नाश्ता, जो भी है 3-4 टाइम का, यदि आपने ये कर लिया तो समझिए आपका स्वास्थ्य खराब होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। यही जो अनुशासन है, अनुशासन पूर्ण जीवन, अनुशासन का जीवन में आना, यही योग में जीवन। जब हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को देखते हैं तो पहला सूत्र कहलाता है, वो है अथ योगानुशासन। अब योग के अनुशासन, योग की शुरुआत कहां से होती है? अनुशासन से होती है। जीवन की शुरुआत कहां से होती है? अनुशासन से होती है। जीवन में यदि अनुशासन है तो योग है, तो स्वास्थ्य है, तो प्रबंधन है। दिनचर्या ठीक नहीं है, अनुशासन नहीं है, आज कभी, कल कभी, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कभी भी कुछ खा लेंगे। अनियमित दिनचर्या, अनियंत्रित खान पान, यही हमारे जीवन को रोगी बनाता है और अनुपयोगी बनाता है। एक योगी का जीवन क्या होता है? एक योगी का जीवन अपने लिए भी उपयोगी और उनसे जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है। वो खुद भी स्वस्थ रहते हैं
बाकियों को भी स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं। स्वास्थ्य नहीं, प्रबंधन की शिक्षा देते हैं। तनाव से कैसे लड़ें ये बतलाते हैं। जीवन में समस्याओं से कैसे निपटें ये बतलाते हैं। जिह्वा को कैसे नियंत्रण करें। अक्सर जो है स्वाद के पीछे भाग जाता है आदमी। खूब बढ़िया घर से खा के निकले और फिर दिख गया टिक्की चाट का ठेली, अरे यार पानी पूरी के बगैर यहां से आगे कैसे बढ़े। इसके यहां से तो मैं जब भी इधर से गुजरता हूं जरूर खाता हूं। तो अब तक गलती करते रहे तो आगे भी करना जरूरी है क्या? कुछ गलतियों पे जानते हुए भी आप रिपीटेटिवली वही मिस्टेक कर रहे हैं, उसमें कौन आपका सहयोग कर सकता है? योग। नियंत्रित तरीके से, अनुशासन के तरीके से जिंदगी को कैसे जिया जाए, उसमें विभिन्न तरह के उपवास के माध्यम से, मिताहार के माध्यम से अनुशासन को जीवन में लाते हुए बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए जो योग के विभिन्न पहलू हैं, जो 5 आयाम हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, पांचों पहलुओं को, पांचों आयामों को स्वस्थ रखने का, प्रसन्न रखने का, अपने पांचों आयामों को प्रभावशाली बनाने का एकमात्र तरीका है वो है योग। तो काफी समय हो गया है और मैं समझता हूं कि आपके डॉक्टर रामकिशोर जी के निर्देशानुसार अब हमने लगभग अपना वो समय पूरा कर लिया है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों में से जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं 2-3 चीजें और जोड़ देता हूं इसमें। एक तो ये कि 9 और 10 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। आप सब लोग इसमें प्रतिभाग करिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा.org हमारी वेबसाइट है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या डॉक्टर रामकिशोर जी को संपर्क कर लीजिएगा। दूसरा, कामाख्याकुमार.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, या कामाख्या कुमार के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। विभिन्न तरह के जो हमारे इस तरह के वेबिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो सब उस पर उपलब्ध हैं। आप उसको सब्सक्राइब करके आगे भी लाभ ले सकते हैं और बाकियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा का वेबसाइट है, उसके लगे एक और वेबसाइट है indianyoga.org। आप में से कोई शोध पत्र लेखन करते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेस में पब्लिश करना चाहते हैं, तो indianyoga.org एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट रिसर्च पेपर्स उसमें ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और एक और वेबसाइट है हमारी IJSC.net, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड कॉन्शियसनेस। तो इसके माध्यम से भी आप दूसरे जर्नल को भी एक्सेस कर सकते हैं। कामाख्याकुमार.com वेबसाइट और कामाख्या कुमार फेसबुक पेज या कामाख्या कुमार यूट्यूब चैनल, ये आप लोग को जरूर एक्सेस करना है। एक बार संभव हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, हम आपका काफी समय ले लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि चैट बॉक्स पे भी नहीं दिख रहा है और कोई अपने आप। हाँ पूछिए सर। नीरज जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। स्वागत है नीरज जी, अपना परिचय देते हुए पूछिएगा क्वेश्चन। अपना परिचय दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्ते जी, मेरा नाम नीरज चौधरी है, अजमेर से हूँ।
जी। अजमेर राजस्थान से, और योग का ही कार्य करता हूँ। योग में MA और नेट हूँ। तो मैं एक सामान्य सी बात ये पूछना चाह रहा था सर, डॉक्टर साहब से, कि जैसे अगर वास्तव में हमें योग का पूर्ण लाभ लेना है, तो क्या उसके लिए हमें जो भी आपने प्री मैनेजमेंट बताया, लाइक दैट मैनेजमेंट है, फैमिली मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वो बहुत जरूरी है, या उसको साथ साथ लेकर के हम चल सकते हैं? योग हमारे जीवन में उतरेगा तो वो सब कुछ खुद ब खुद प्रबंधन का जो है स्किल खुद ब खुद डेवलप होने लग जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण हमने जो बात कही वो ये कि योग का मतलब ही अनुशासन। अनुशासन यदि हमारे जीवन में आएगा तो हम दिनचर्या को भी अच्छे तरीके से जीने लगेंगे। जब हमें जितनी जरूरत है उतना ही मुंह खोलना है। ज्यादा बोलेंगे तो गलत गड़बड़ करेंगे, ज्यादा खाएंगे तो गड़बड़ करेंगे, ज्यादा सोएंगे तो गड़बड़ करेंगे। तो कहीं भी हमारे जीवन में यदि कोई अच्छाई यदि आएगी तो वो अपने ऊपर नियंत्रण के माध्यम से आएगी, और वो नियंत्रण योग से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं यही पूछना चाह रहा था सर कि मेरा एक मित्र भी है और सहपाठी भी है, नरेंद्र जाखड़ है, यहाँ आज इसमें राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले का है। तो अभी वो वियतनाम में है। तो उसने मतलब अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको छोड़ दिया और वो परमानेंटली वहां सेटल्ड हो गया। तो मीन्स वो प्रॉपर योगी नहीं है, वो प्रॉपर योग का पालन नहीं कर रहा है, मैं ऐसा समझूं? बिल्कुल बिल्कुल। योग को आपने केवल व्यवसाय नहीं बिल्कुल बल्कि अय्यासी का माध्यम बना लिया। योग के माध्यम से आप अय्यासी पे उतर गए। वहां बढ़िया पैसा मिला, अपना पी रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी को बहुत ही एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने योग को सीखा नहीं बल्कि एक्सरसाइज सीखी, दूसरों को बेवकूफ बनाना सीखा, और जिंदगी की सारी जिम्मेदारी को उन्होंने एक किनारे किया। ऐसे आदमी को योगी कह ही नहीं सकते। जी 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 जी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने उनको खूब समझाया तो कह रहे हैं कि भाई मैंने योग जाना ये भी यहाँ करके है, ये तो मैं फालतू के प्रपंच में फंसा हुआ था। अब क्योंकि मैंने कहा भाई आगे जाकर के बहुत दुख आने वाले हैं। तो वो कहता है, वो क्या कहता है कि भाई ये पूरा डिसीजन मेरा है, तो अगर दुख भी होंगे तो मुझे ये दुख नहीं होगा कि यार उसके कारण से मुझे दुख है। वो जो दुख होंगे वो मेरे कारण से होंगे, मुझे झेलने हैं। लेकिन मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसमें 100% डिसीजन मेरा है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो कुछ लोग को सनक चढ़ जाती है दिमाग पे। उसमें क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण ये कि जैसे मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज से भाग रहा है। तो सामाजिकता जब उसमें रही नहीं तो मनुष्य रहा कहाँ? तो वो बीमार मनुष्य है, उसके साथ संवेदना रखिए। आज न कल वो गिरेगा जरूर, आपके संपर्क में भी आएगा जरूर। भाई तू ही मेरा तुमको बचा सकता है, एक दिन आएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे वो टाइम पर हमें ऐसे आशीर्वचन मिलते रहे तो इसमें उत्साह भी बना रहता है और बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती हैं। आपका हृदय से धन्यवाद जी, नमस्ते। और किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस सर। पूछिए मैम, पूछिए, अपना परिचय देते हुए पूछिएगा। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। सब्जेक्ट साइड अमृता गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। तो मैंने मास्टर्स कर रही हूँ अभी मैं। और सर मेरा क्वेश्चन कुछ इतना सा है कि जैसे कुछ लोग का क्या होता है कि मतलब वीक में उनको एक दिन चीट डे चाहिए होता है, ठीक है? मतलब पूरे 5 दिन तो अच्छे से काम कर सकते हैं पर एक दिन चीट डे चाहिए। तो उस पर क्या सर सुझाव दे सकते हैं आप कि मतलब एक नियंत्रण होना कितना जरूरी है कि हम 7 दिन में एक दिन कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर तो हमें पूरे लाइफ के लिए नियंत्रण बना करके रखना चाहिए? देखो, जैसे ही आप ढील देते हो ना, ये मन बहुत बदमाश है, ये बार बार वही ढील मांगता है। वो अक्सर जो इस तरह के जीवन में जब भी हम अपने आप को ढील देते हैं ना, वो चाहे स्वाद के क्षेत्र में दें या लाइफस्टाइल के क्षेत्र में दें, तो फिर वो कहता है अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। आज भर थोड़ी जिंदगी को खराब कर लेते हैं, कल ठीक कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको बिल्कुल भी ढील मत छोड़ो।
ओके, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे एकदम कंटिन्यूटी में ही कोई चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और फिर ब्रेक बिल्कुल जैसे नहीं लेना आप है। देखो अपने, जैसे आप योग भी करते हैं, नियमित रूप से आसन करते हैं, तो आपने यदि 6 दिन आसन किया, 7वें दिन नहीं किया ना, और 8वें दिन फिर करने जाओगे तो तुम 5वें दिन पे पहुंच गए होगे। तो प्रैक्टिस डबल करनी पड़ेगी। वो छूटते ही फिर बैक गियर लेता है, रिवर्स गियर लेता है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। और यदि आपने नियमित रूप से किया हुआ है तो अगले दिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। हमने कई ऐसे अभ्यासियों को देखा है तो खूब बढ़िया आसन प्राणायाम कर रहे थे, खूब बढ़िया पोस्चर लगा रहे थे, और उन्होंने ब्रेक ले लिया कि सेमेस्टर ब्रेक हो गया, अब 1-1.5 महीने की बात करेंगे। अब जब अगले सेमेस्टर में आए तब तक वो बॉडी नहीं लाठी हो गई, और उसको पटक पटक तुम परेशान हो जाओगे। वो वाली पोजीशन आने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, फिर छोड़े, फिर और ज्यादा रिबाउंड करेंगे। तो सर आपका क्या मानना है, जैसे मतलब बेसिकली कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो ऑल्टरनेट डेज में करना पसंद करते हैं कि मतलब वीक में 3 दिन किया, वीक में 5 दिन किया, तो क्या वो 2 दिन का वो ब्रेक जो लेना सही है कि वो उस गलत? तरह के लोग होते हैं ना, पैसे खर्च ना हो, एक दिन तो आप करा दो, दूसरे दिन हम फ्री में कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई, उनका क्या कर सकते हैं, लालची लोग हैं, या वो भी प्रबंधन जान रहे हैं, पैसे का प्रबंधन कर रहे हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। उनको ये कहो कि ऐसा करो, आप करो नियमित, भले पैसे हमें 3 दिन का दो, लेकिन छोड़ो मत। छोड़ के करने से कोई लाभ नहीं होगा। मतलब डॉक्टर साहब ये संडे का फंडा छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कम से क्योंकि कम अपने लिए। बाकी जो आपके अभ्यासी हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो यदि कहते हैं संडे छुट्टी कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए किसी भी दिन छुट्टी नहीं है। तो सर ये तो हम तो गलत कर रहे हैं। हम तो संडे को तो मस्त सोते हैं कि ठीक है, बाकी 3:30-4 बजे उठ रहे हैं तो संडे को 7 साढ़े 7 हो जाती है कि यार एक ही तो दिन मिलता है सोने। तो घर वाली भी कहती है अरे सो जाओ, एक ही तो दिन मिलता है, तुम वैसे तो परेशान करते हो बच्चों को भी और हमें भी। तो ये गलत है मतलब। कोई नहीं, एक दिनचर्या एक जैसी बना के रखिए, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था सर, थैंक यू सर। ठीक है रामकिशोर जी, अब आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही, चूंकि जीवन की बात थी तो बहुत ही प्रायोगिक स्तर पर डे टू डे लाइफ में जो लोग हम जैसा जिंदगी जीते हैं, अपने सामाजिक परिवेश में, अपने व्यक्तिगत परिवेश में, और अपने प्रोफेशनल जो हमारा एक तरह से प्रोफेशन है, उन सब के पहलुओं को बिल्कुल धरातल के स्तर पे आपने स्पर्श किया और लोगों के प्रश्न के उत्तर भी दिए। आप सभी जुड़े हुए जिज्ञासुओं को या योग के विद्वानों का एक बार मैं पूरा विद्वानों को अवगत करा दूं। हालांकि पिछली बार जो लोग जुड़े थे वहां मैंने अवगत कराया था। ये साप्ताहिक श्रृंखला है जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा संचालित है। तो ये हर सप्ताह होती रहेगी। सप्ताह में दिन कोई भी हो सकता है, ये हमने वक्ता के ऊपर रखा है। समय भी 1 से 2 ही रखेंगे, क्योंकि 1 से 2 हमारे यहाँ लंच होता है, तो सारे विद्यार्थी बिना अपने क्लास को नुकसान किए, क्लास को छोड़े, इसको अटेंड कर सकते। तो समय 1 से 2 ही रहेगा। अगले वक्तव्य की सूचना आपको मिल जाएगी और लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लेट होती है, नहीं मिल पाती, तो आप मुझे व्यक्तिगत भी मांग सकते हैं। कुछ लोगों ने आज मुझे व्यक्तिगत मांगा, पिछली बार गया होगा, इस बार मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ढेर सारे ग्रुप हैं, एक तरफ से हम भेजते हैं जिसमें जहां तक पहुंच जाए। तो अगर आप मुझे व्यक्तिगत भेजेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा। ये हर सप्ताह होना है और संडे तक फाइनल हो जाएगा अगले सप्ताह का। तो आप लोग उसमें जुड़िए, लाभ लीजिए, और आप अपने स्तर से भी, लिंक लगभग 3-4 दिन पहले आ जाता है, अपने स्तर से भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचित करिए, प्रसारित करिए। कानपुर विश्वविद्यालय में योग के कोर्स बीएससी इन योग चल रहा है और एमएससी इन योग इस बार शुरू हो रहा है, और शीघ्र ही पीएचडी की इस बार भी वैकेंसी आ गई है। पीएचडी के लिए आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे। तो एक बहुत तीव्र गति से हमारे संरक्षक माननीय कुलपति महोदय की संरक्षण से, उनके प्रेरणा से बहुत तीव्र गति से एकेडमिक कार्य अग्रसर हो रहे हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी विश्वविद्यालय की साइट को विजिट करते रहिए, और विश्वविद्यालय में जो भी नई सूचनाएं हैं उनको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में 108 सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता 12 अप्रैल को प्रस्तावित है, उसका भी लिंक हम आपको भेजेंगे। जो लोग उसमें भाग लेना चाहें
ले सकते हैं। उसका गूगल फॉर्म है, निःशुल्क है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो उसका मैं भेज दूँगा बैनर और वो सब लिंक वगैरह सब फाइनल हो चुका है। लगभग 50 के ऊपर उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब हम निवेदन करेंगे अपने निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर से कि जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का, कुलपति महोदय का और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कामाख्या कुमार सर का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। माननीय निदेशक। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के तरफ से मैं सबसे पहले अपने माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रेरणा से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। फिर मैं आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर कामाख्या कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और ये मुझे इस तरीके से पता लग रहा है कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं जुड़े हुए हैं सब हंस रहे हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मैं धन्यवाद करता हूं अपने समन्वयक महोदय डॉक्टर रामकिशोर जी का, जो कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनका ये विचार है। और अंत में जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए छात्र एवं छात्राएं एवं अन्य लोग जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े रह रहे हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं मैं, जिनके बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी के साथ मैं आप सब लोगों को एक साथ धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ये प्रोग्राम का संचालन हो रहा है। आगे रामकिशोर जी इसको देखिए। रामकिशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम नमस्कार, धन्यवाद। और नमस्कार मुख्य वक्ता सर के अनुमति से आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद सर। नमस्ते।